हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें पहला और दूसरे शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है वो मैंने इसमें रखा है और वही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि लेखपाल का जो लेवल होता है मैथ का वो क्या होता है। ठीक है, इससे हाई लेवल नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत होता है। जैसे 20 क्वेश्चन मैथ का है तो उसमें से आपको 15 से 18 क्वेश्चन जो है सही मिलेंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता है, बहुत टफ होता है। या एवरेज 5 क्वेश्चन का मान लो कि 5 क्वेश्चन उसमें से ऐसा है जो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें 25 नंबर का मैथ आने वाला है। तो 25 में 20 मान के चलिए कि 20 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको इसी तरह का मिलेगा। हाँ, 4-5 क्वेश्चन जो होता है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो सेट लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके बाद जो भी आने वाला जो सेट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और इसी की तरह उसमें भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाला 2 सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। या जो ऊपर आई का बटन आ रहा है वहां से मैं वहां पर प्लेलिस्ट दे दूंगा इसका, वहां पे आप जाकर सीधा सीधा सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे एजुकेशनल डायरी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम लोग देखेंगे सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है, जो p/q के या x/y के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहा जाता है। तो ये भिन्न है। ठीक है, माना ये भिन्न है। अब इसमें जो पहला शर्त है वो क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है। हर मतलब इसमें, तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ x/y+1, क्योंकि हर में 1 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो ठीक है, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y+1। तो यहाँ से मैं y को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है। वो दूसरे शर्त में कह रहा है कि भिन्न अंश, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है। तो फिर से हमने क्या किया, अपना भिन्न लिख लिया और भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जा रहा है इस बार। पिछली बार हर में जोड़ा जा रहा था, अब अंश में। तो 1 जोड़ने के बाद हमको भिन्न क्या मिलता है, 1। तो अब यहाँ इसको 1 है तो 1/1 कर लेते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें। तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर y। ठीक है, अब यहाँ से मैं इधर लेके आऊँगा और 1 को उधर लेके जाऊँगा। तो x y को इधर लेके आया तो माइनस में y बराबर 1, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, दोनों समीकरण से क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण 1 लिखता हूँ 2x माइनस वाई बराबर 1, और यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमको देखिए इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, चाहे x वाला टर्म चाहे y वाला। तो y वाला देखिए ऊपर भी y और नीचे भी y, तो ये कट जाएगा, पर माइनस प्लस है तो नहीं होगा, तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा। मैं इसको चिन्ह बदल देता हूँ, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था तो इसको प्लस कर दिया, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस कट गया, यहाँ 2x में से x घट जाएगा तो x बचेगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले ये प्लस था लेकिन अब माइनस हो चुका है, और यहाँ ये पहले माइनस था प्लस हो गया, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 निकल के आ गया। अब जब x बराबर 2 निकल के आ गया तो x का मान रख देंगे चाहे जिस समीकरण में। ठीक है, तो x का मान मैं समीकरण 1 में या इक्वेशन 1 में रख देता हूँ।
तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। इसमें रखूँगा 2 × 2 माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से 4 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस वाई, ये 4 इधर चला जाएगा तो 1 में से 4 घट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई बराबर -3। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा फिर भिन्न क्या बना, भिन्न x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है 3। तो ये हमारा 3/2 भिन्न बन गया। और वो कह रहा है कि दोनों का योगफल बताइए। तो 2 + 3, 2 प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, 2 + 3 बराबर 3 2 5, दोनों को जोड़ दिया 5 आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 5। इसमें कुछ नहीं था, समीकरण बना के उसको सॉल्व करके भिन्न बना लेना था और भिन्न के अंश और हर को जोड़ लेना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं में दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनका मान 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए जिसमें सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में देखिए, हमको ये 3 मान दिया गया है, 403, 434 और 465। तो ऐसा कौन सा भिन्न, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा माप ले लें हम कि जिसमें तीनों को नापा जा सके। तो इस ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, मासा निकालते हैं। तो मासा निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 403 भाग देंगे किसमें, 434 में। तो 403 से 434 एक बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 403। माइनस कर देंगे, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ आ गया 0। ठीक है दोस्तों, 4 में से 3 गया 1 और 3, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी 0 मैंने लिख दिया। देखिए जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करना। अब देखिए यहाँ पर 31 शेष बचा। आपको पता है कि जो शेष बचता है उसी से हम अगले में भाग दे देते हैं। तो अगला क्या है अपना 465, तो इसी में हम 465 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 31 एकम 31, यहाँ तो 31 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 5 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ 1 ना होता 30 होता सिर्फ, तो 30 का गुणा 5 बार करते तो 150 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 एक्स्ट्रा है। तो हम जब 30 का गुणा 5 बार कर रहे हैं तो 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1 पंचे 5, मतलब क्या होगा, 5 बार में कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। देखिए यहाँ आ गया 0। इसका मतलब क्या है, अपना मासा क्या निकल के आया, 31। 31 वह संख्या है जिससे 403, 434 और 465 दोनों पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक है ना, तो 31 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर इतना बड़ा था कि लोग गड़बड़ कर देते हैं। और ये पूछा गया है 2015 में। ठीक है ना, द्वितीय पाली में पूछा गया है 2015 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, ये हमको बताना है। देखो 720 मिठाइयाँ हैं टोटल, टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, बस टोटल लिख के आगे लिख देना है 720। तो टोटल मिठाइयाँ 720 हैं और बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, तो हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे कि बच्चों की संख्या कितनी है। अभी तो हमको बच्चों की संख्या पता नहीं है, तो बच्चों की संख्या पहले मालूम करेंगे। तो बच्चों की संख्या कितनी है, मान लिया x। अब देखिए x बच्चे हैं और 720 मिठाइयाँ हैं,
और सभी बच्चों में बराबर बराबर बंटना है। इसका मतलब 720 में जो है x से जब भाग दे देंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए 720 मिठाइयाँ हैं और यहाँ पर मान लिया जाए कि 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को कितना कितना मिलेगा, 720 भागे 20 कर देंगे, जो आएगा उतना उतनी मिठाइयाँ एक एक बच्चे को मिलेगा। पर यहाँ बच्चों की संख्या हमको नहीं पता, तो बच्चों की संख्या x मान लिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 720 मिठाइयों को x बच्चों में बांटना है। तो अगर 720 में x से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितना कितना मिठाइयाँ मिलनी है। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20%। अब बच्चों की कुल संख्या हमने कितना माना, x, तो बच्चों की कुल संख्या के 20%, 20% मतलब 20/100 के बराबर होती है। समझ गए आप? देखिए उसका ये कहने का मतलब है कि 720 मिठाइयाँ जो हैं वो बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि 720 मिठाइयाँ हैं तो x बच्चों में बांटी जा रही हैं। ठीक है, और कुल बच्चों के 20% के बराबर है, तो कुल बच्चे x हो गए, उनके 20% के बराबर कर दिया दोनों को। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया अपना 720/x बराबर x/5। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 5 का गुणा 720 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36, टोटल आ गया 3600। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें, स्क्वायर हटा दें तो अंदर क्या हो जाएगा, √3600 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, और 3600 का जो है मान क्या होता है, 60। इसका मतलब क्या है, x बराबर 60, इसका मतलब 60 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए अब हमको टोटल बच्चों की संख्या पता चल गई ना। यहाँ पर क्या है, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हो गए यहाँ पर। तो अब हम निकाल सकते हैं ना कि प्रत्येक बच्चों को कुल कितनी मिठाइयाँ मिली हैं। कैसे पता चलेगा, देखिए टोटल हमारे पास x बच्चे थे, x का 20%। ठीक है ना, तो यहाँ 60 है, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 मिठाइयाँ मिलेंगी एक एक बच्चे को। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 अपना करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार आराम से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहले तो वो 25% बढ़ा देता है, 25% बढ़ाता है, उसके बाद 4% की छूट दे देता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस XY/100, इससे हो जाएगा। देखिए जब दो छूट दिया रहता है तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, जब 2 बार बढ़ाकर कुछ अंकित किया जा रहा है तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर x क्या है, 25%, तो x है 25%, ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद y क्या है, घट रहा है 4%, तो घट रहा है तो माइनस में 4% हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 25 यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 25 प्लस y बराबर क्या था, -4, क्योंकि घट रहा है इसलिए -4 लिख दिया, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे -4/100। अब देखिए ये 25 है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 25 - 4 माइनस 25 गुणे 4/100। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो गया, क्योंकि जब माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट आप माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से 25 एकम 25, 25 चौका 100 और यहाँ से 4 से 4 कट गया, बचा 1 टोटल। ठीक है, तो 25 में से 4 घट गया, कितना बचा 21। या ऐसे भी हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 25 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ बचा 1 लिख दिया। अब देखिए 4 और 1 5, माइनस का 5 हो गया, तो 25 माइनस 5 बराबर 20%। इसका मतलब क्या है, 20% लाभ कमा रहा है वो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इजी तरीके से हो जाएगा। ध्यान से रखिए, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इन तीनों का योगफल हमको दे के रखा है 392। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। ठीक है, तो अब पता है कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10 अनुपात 5 3 15 अनुपात 8 3 24। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब तीनों का योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों संख्याओं का योगफल 392 है तो तीनों अनुपात भी जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49। ठीक है, 49 आ गया। देखिए अनुपात का जोड़ तो तीनों संख्या का जो अनुपात है उसका जोड़ 49 है और तीनों संख्याओं का जोड़ 392 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 49 बराबर होगा किसके, 392 के। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात का जोड़ है और ये संख्याओं का जोड़ है, तो एक्चुअली में ये दोनों एक ही बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है, ये संख्या का दिया गया है, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़, बस ये अनुपात में दिया इसलिए छोटा है और ये संख्या में इसलिए बड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 बराबर 392। तो यहाँ से हमको कौन सी संख्या निकालनी है, पहली संख्या। पहली संख्या क्या है, 10, तो यहाँ से 10 का मान निकाल लेंगे। 10 का मान क्या हो जाएगा, 392 बटे 49 गुणे 10। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 5 35 और 7 6 42। ठीक है, और यहाँ से 7 एकम 7, 7 8 56, 8 का गुणा 10 पे करेंगे तो आ जाएगा 80। तो ये अपना 80 जो है ये पहली संख्या है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 80 इज द राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं बबले, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तीनों भुजाएं, तो माना ए बराबर क्या है, 35 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया गया है 45 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ये ऐसे त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और यहाँ से 35 40 और 45। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, एस का मान। हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ए बी सी तो पता है पर एस नहीं पता, तो एस निकाल लेंगे। एस बराबर कैसे एस निकालेंगे, एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है एस का मान। तो 35 प्लस 40 प्लस 45 बटे 2, इसका मान क्या आ जाएगा 5 5 10 का शून्य, हाथ लगा 1, 4 4 8 9 10 11 और 1 12, 120 बटे 2 काट देंगे तो आ जाएगा
60। इसका मतलब एस का मान आ गया 60, तो ऊपर वाले फार्मूले में रख देंगे हम। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 60, 60 माइनस 35, 60 माइनस 40, 60 माइनस 45। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। 60 गुणे 60 में से 35 घटा, कितना बचा? 60 में से 35 घटा तो 25, गुणे 60 में से 40 तो 20, फिर 60 में से 45 तो कितना बचा? 15। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 60 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4, 4 × 3 = 12, पंचे 60 लिख सकते हैं। 60 को 3 × 4 = 12, 12 पंचे 60। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 = 15, 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 3 है, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर हो गया, गुणे यहाँ 1 बार 4 है, 1 बार 4 है तो 1 बार 4 बाहर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 बार 5 बाहर हो गया। अब 1 बार 5 यहाँ है, 1 बार 5 यहाँ है, फिर से 1 बार 5 बाहर हो गया। अब सब हो गया पर एक 5 देखिए अभी बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसका अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 गुणे अंडर रूट 5 ये बचा, तो 300 गुणे रूट 5 का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, रूट 5 का मान क्या होता है? 2.2360। ठीक है, 2.2360 होता है, तो यहाँ रख देंगे 2.2360। अब जब इसका गुणा करेंगे हम लोग दोस्तों, तो गुणा करने पे मान आएगा 669। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 669 आया है। अब इसके आसपास का कौन सा, क्योंकि दशमलव इधर आगे जाएंगे तो और भी संख्या आएगा, तो 669 के आसपास कौन सा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए में तो 78 है, बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन बी में 60 है, बहुत कम है। ऑप्शन सी देखिए 69, 70। ऑप्शन डी में 62। तो ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और 669 अपना आया है। ठीक है, यहाँ दशमलव करके आगे भी बढ़ता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रघु ने हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है? हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी 1200 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि ये कुल यात्रा का 2/5 भाग है, तो 2/5 भाग 1200 है, 2/5 भाग 1200 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1200/2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये कटेगा 600 में। अब 600 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना उसने तय किया है? 3000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये एक का मतलब आ गया टोटल
टोटल डिस्टेंस या टोटल दूरी, कुल दूरी या टोटल दूरी कितना निकल के आया, 3000 किलोमीटर। अब 3000 किलोमीटर तो टोटल दूरी है, उसमें से उसने 1200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से तय किया। ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से तय किया। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया। अब कुल यात्रा कितना है, 3000, 3000 का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया। यहाँ लिखेंगे कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 3000 गुणे 1/3 कर दिया, क्योंकि 3000 का 1/3 भाग चल रहा है, तो यहां से ये कट जाएगा। इसका मतलब 1000 किलोमीटर जो है वो कार द्वारा गया। उसके अलावा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो अब शेष कितना बचा ये तो हमको देखना है। टोटल तो 3000 किलोमीटर है। अब 3000 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से गया, ठीक है, और 1000 किलोमीटर कार से गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने कार और हवाई जहाज को मिलाकर, 2200 किलोमीटर। ठीक है ना, 12 10 22, 2200 किलोमीटर उसने कार और हवाई जहाज द्वारा तय कर लिया। तो अब रेलगाड़ी द्वारा कितना तय करेगा देख लेते हैं। रेल द्वारा तय की गई दूरी, देखिए टोटल दूरी तो 3000 है। 3000 में से 2200 तो उसने रेल और कार द्वारा, हवाई जहाज और कार द्वारा तय कर लिया। तो क्या करेंगे हम लोग, 3000 में से 2200 घटा देंगे, कितना बचेगा, 800। तो ये 800 किलोमीटर की जो दूरी है ये उसने किससे तय किया होगा, रेलगाड़ी से। ठीक है ना, तो रेलगाड़ी, ये 800 जो है ये करेक्ट आंसर है। 800 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी द्वारा तय किया। कुछ नहीं सवाल में, झट से कर ले जाओगे इसको। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करके देख लो, आ जाएगा समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए कौन सी संख्या है, जो सबसे विभाजित हो जाए। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ऑप्शन का भी सहारा लेंगे, ठीक है, तभी ये हो पाएगा जल्दी से। तो सबसे पहले 24 30 और 36 बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी है ना। तो ये 24 30 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। 2 से काटा 12 15 और 18, फिर 2 से काटा 6 15 9, फिर 2 से काटेंगे 3 15 9, 3 से काटा 1 5 3, फिर 3 से काटेंगे 1 5 1, और फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, ठीक है, 90 और 2 दूना 4, 9 चौक 36, टोटल आ गया 360। सबका गुणा करने पर आया 360। ठीक है, अब 360 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालें तो कितना होगा, 6 3 9, 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है ना। देखिए यूनिट डिजिट का मतलब ये 9 से विभाजिता का नियम है, ठीक है ना। इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए इसको अगर इन तीनों अंकों को अलग अलग जोड़ें तो 3 + 6 + 0 कितना आएगा, 9, ठीक है, 6 3 9, 9 आ रहा है। अब इन ऑप्शंस में से जिसका मान जोड़ने पर 9 आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले वाले को जोड़ते हैं, 0 में 6 जोड़ा 6, 6 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 यहाँ पर आया 18। अब 8 और 1 फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये आ रहा है, फिलहाल के लिए तो ये आंसर है। आगे देखते हैं क्या और भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 और 18 6 24, 24, अब 24 में फिर 4 2 6 जोड़ देंगे, 9 नहीं आया इसमें 9। यहाँ देखते हैं 8 4 12, 12 9 21,
अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये भी नहीं बना। 6 2 8 और 8 8 16 1 17, 17 आया। 7 और 1 8। तो देखिए इन तीनों में से कोई नहीं आया, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9360। यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का जब क्वेश्चन आया करे तो आप जो है जो ऑप्शन दिया रहता है उसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन से बहुत ही आराम से हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। देखिए माध्य क्या दिया गया है, आंकड़ों का माध्य दिया गया है 10 और मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक ये दिया गया है 5। तो हमको निकालना है समूह का मानक विचलन गुणांक। ठीक है, आंकड़ों के समूह का, आंकड़ों के समूह का मानक विचलन गुणांक ये हमको निकालना है। और ये क्या होता है? ये होता है माध्य गुणे विचलन गुणांक। बस हो गया आंसर, माध्य गुणे विचलन गुणांक। माध्य है 10, विचलन गुणांक है 5, 10 बचे 50। यही आंसर है। सोचिए, पलक झपकाते हुए क्वेश्चन हो जाएगा ये, मात्र पढ़ते पढ़ते 10 बचे 50, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन कितने लोग छोड़ के चले आए होंगे सिर्फ इसके लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, मानक विचलन गुणांक क्या क्या है, कैसे पूछा गया है। पर यह क्वेश्चन 2015 के द्वितीय पाली में पूछा गया है मैथ के सेक्शन में, उत्तर प्रदेश लेखपाल में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग रेलवे में, लेखपाल में, वनडे एग्जाम में ये इस टाइप का सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² बराबर 23 दिया गया है। ठीक है, अब हमको x की घात 4 कैसे ला सकते हैं? जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम तभी तो घात 4 आएगी। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से स्क्वायर किया तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से हो जाएगा a² मतलब, a² का मतलब x² का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 1/x² का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 गुणे a क्या है, x² गुणे b क्या है, 1/x² बराबर। अब हम लोग 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर रूट होता है 529, 529। ठीक है, अब यहाँ से x² से x² कट गया। अब देखिए, अगर जब घात के ऊपर घात होता है तो वो गुणा हो जाता है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, x की घात 4 प्लस 1/x², ये भी हो जाएगा x की घात 4 प्लस 2 बराबर 529। हमको इसका मान निकालना है तो इसको अलग कर लेता हूँ। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 529। तो यहाँ पर पहले से है, अब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 527। और ये हमको निकालना था तो 527 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके अगले सेट में मैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है 2015 में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन मैथ के सेक्शन में, बचा हुआ पार्ट मैं लेकर आऊँगा जो है सेट 4 में मैथ के। ठीक है, तो उसको देखना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए और आप आसानी से उसको देख लें
बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे होते जाएंगे और आपको मैथ से डर नहीं लगेगा और आप सफलता की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचा दिया करो भाई साहब। जो भी तैयारी करने वाले हैं सबके पास ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी और मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी विश को ज़रूर पूरा करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए सेट के साथ मैथ के। तब तक के लिए गुड बाय।